नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आज हम एक ज्योमेट्री का चैप्टर है जो लाइंस एंड एंगल है उसके बारे में आज अच्छे से पढ़ेंगे। देन सबसे पहले हम इसके बेसिक्स के बारे में सीखेंगे, देन उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए आज हम लाइंस एंड एंगल्स के बेसिक्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार, यहाँ पे लाइंस एंड एंगल्स, ये हमारा चैप्टर का नाम है जिसका लाइंस एंड एंगल नाम है। उसके बाद इसमें सबसे पहले हम बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो पॉइंट ही आता है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो पॉइंट कुछ इस तरीके से होता है, हम जानते सभी एक डॉट के रूप में होता है, बट अगर मैं इसको डेफिनेशन के रूप में शो करूँ तो डेफिनेशन के रूप में हम क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं इट हैज़ no radius, no length and no breadth is called point। ये हमारी पॉइंट की डेफिनेशन है। इस तरीके से हम पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। देन हम चाहें तो इसको बिल्कुल इसी तरीके से इसी डेफिनेशन में लिख भी सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारा आता है पढ़ते हैं कोलिनियर पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, विच पॉइंट्स अ सेट ऑफ पॉइंट विच lie on a straight line is called कोलिनियर पॉइंट। फिर इसी तरीके से आता है हमारा नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं जो रैंडमली पॉइंट्स इधर उधर होते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होते हैं। तो अ सेट ऑफ पॉइंट which is not lie on a straight line, ये होता है हमारा नॉन कोलिनियर पॉइंट। फिर इसके बाद आती है डेफिनेशन आती है लाइन की। अब लाइन की डेफिनेशन आती है, तो लाइन की डेफिनेशन में क्या होता है, लाइन की डेफिनेशन होती है इट हैज़ नो एंड पॉइंट, and we can extend both side। हम इसको दोनों तरफ इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है एंड यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसमें एरो लगा दिया। अब इसमें क्या होगा, हम इसको किसी भी, इसका फिक्स वैल्यू नहीं है, इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, फिक्स मेजरमेंट नहीं है, इसको हम किसी भी तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं किसी बच्चे से पूछना चाहूँ कि आप एक लाइंस को ड्रॉ करो, एक लाइन को ड्रॉ करो, तो बच्चा क्या करेगा, इतनी लाइन ड्रॉ कर देगा, ठीक है।
तो क्या हम उसको कुछ गलत बोलेंगे? नहीं, क्योंकि हमने उसको कोई फिक्स मेजरमेंट बताया ही नहीं, हमने केवल उसको लाइन के बारे में बोला तो उसने लाइन बोल दी। अगर मैं बी बच्चे से बोलूँ कि आप एक लाइन ड्रॉ करो तो वो इतनी बड़ी लाइन ड्रॉ करेगा, तब भी हम उसको कुछ गलत नहीं कह सकते, क्योंकि हमने उसको किसी मेज़रमेंट के बारे में बताया ही नहीं। तो इसलिए वो चाहे कितनी भी छोटी कर दे, चाहे दूसरा कितनी भी बड़ी कर दे, यानी कि लाइन का कोई फिक्स मेज़रमेंट नहीं होता है। इसको हम किसी भी तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं और ये छोटी बड़ी कितनी भी बड़ी हो सकती है। इसी को हम लाइन के रूप में जानते हैं। फिर इसी तरीके से आता है हमारा एक आता है लाइन सेगमेंट। क्या आता है? लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये लाइन सेगमेंट लाइन के बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे मैंने कहा था कि लाइन के अंदर क्या होता है, 2 पॉइंट होता है, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं बोथ साइड। लेकिन यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट होता है उसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं और हम इसको किसी भी तरफ एक्सटेंड नहीं कर सकते और इसका एक फिक्स मेजरमेंट होता है। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन लिखूँगा, तो इट हैज़ 2 end point and we cannot extend any side। ठीक है, यानी कि इसमें कहा गया है जो लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट में क्या गया है कि इसके दो एंड पॉइंट होते हैं और हम इसको किसी भी तरफ एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसका मतलब होता है कि इसका एक फिक्स मेज़रमेंट होता है। अगर मैंने किसी बच्चे से बोला कि आप एक ए बच्चा है, मैंने उसको बोला एक 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए, तो उसने क्या बोला, इस तरीके से 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, समझ में आई बात? एंड देन मैं इसी तरीके से अगर मैं बी वाले बच्चे से बोलता हूँ, बी नाम के बच्चे से बोलता हूँ कि 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, तो वो भी क्या करेगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेगा और उसकी भी वैल्यू वो कितनी रखेगा, 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसकी मेज़रमेंट की वैल्यू होती है। यहाँ पे हमें जब तक मेज़रमेंट नहीं बताया जाएगा तब तक हम लाइन सेगमेंट को ड्रॉ नहीं कर सकते। यही डिफरेंस होता है लाइन एंड लाइन सेगमेंट में। बात समझ में आई? जैसे लाइन क्या होता है, उसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता। देन हम क्या कर सकते हैं, उसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। बट लाइन सेगमेंट में ऐसा नहीं होता है। लाइन सेगमेंट में हमेशा हमें फिक्स मेजरमेंट होना चाहिए। एंड देन हम किसी को अगर लाइन सेगमेंट को खींचने के लिए बोलेंगे या ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे तो उसे हमें मेजरमेंट बताना ही होगा, तभी हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। देन इसी के साथ आती है, अब हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या आप इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में जानते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है विच लाइंस क्रॉस each other is called intersecting lines। चलो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे सपोज दैट हमने एक लाइन ड्रॉ की ए एंड बी, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। एंड देन यहाँ पे मैंने फिर दूसरी लाइन ड्रॉ की जिसका हमने नाम रख दिया क्या, जिसका हमने नाम रख दिया सी डी। क्या नाम रख दिया? सी डी। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सी डी रख दिया। अब ये सी डी लाइन रख दी, तो यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों लाइंस ने ओ पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। इन्हीं लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। हाँ, इन इंटरसेक्टिंग लाइन से हमें कुछ एंगल्स भी मिलते हैं, बट हम एंगल्स का अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। जब हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम एंगल्स के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बट अभी हम लाइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लाइंस के बारे में, सिंपल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। देन
जब हम लाइंस में जो एंगल्स बनेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे तब ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे पैरेलल लाइंस के बारे में बोलूँगा तो इट हैज़ ऑलवेज सेम डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमेशा डिफरेंस क्या होता है, हमेशा सेम होता है। दे कांट मीट ईच अदर, ये कभी एक दूसरे से नहीं मिल सकती। तो सपोज दैट जैसे मैं आपको पैरेलल लाइंस के बारे में बताना चाहूँगा तो जहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन में कहा गया है कि इट हैज़ ऑलवेज सेम डिफरेंस बिटवीन देम एंड दे कांट मीट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं मिलती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझें, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लाइन्स ली, ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे 2 लाइन्स ले ली और यहाँ पे भी मैंने एक और लाइन ले ली। अब मुझे ये बताऊँ जो इसके बीच का डिफरेंस है ये वाला, मान लो सपोजिट मैंने कहा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस है और फिर मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो जैसे इसमें कहा गया था कि हर जगह पे उनके बीच में सेम डिफरेंस होता है, तो क्या आपको यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर नज़र आया? तो इसका मतलब हो गया यहाँ से इस छोर से लेके उस छोर तक इसके बीच का जो डिफरेंस था वो 3 ही सेंटीमीटर था। अगर सपोज दैट मैं कहता हूँ कि 2 लाइंस के बीच में हमेशा सेम डिफरेंस रहता है, तो क्या वो एक दूसरे से मिल सकती हैं? क्या कभी नहीं मिल सकती। एक और एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहेंगे, जैसे लैडर होती है, लैडर यानी कि जिससे हम छत पे चढ़ते सीढ़ी लकड़ी वाली, तो उसमें क्या होता है हर जगह पे क्या होता है सेम डिफरेंस होता है, सेम डिफरेंस होता है। तो क्या होता है सीढ़ी हमारी बिल्कुल जो साइड में 2 डंडे होते हैं वो बिल्कुल पैरेलल ही होते हैं, तो वो एक सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑफ द पैरेलल लाइंस। देन इसके साथ साथ मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, सबसे जाना माना एग्जांपल है। जैसे कि रेलवे ट्रैक होता है, उसमें क्या होता है दोनों की दोनों जो पटरियाँ होती हैं बिल्कुल पैरेलल रहती हैं, वो कभी भी क्या होती हैं एक दूसरे के क्लोज या एक दूसरे के डिस्क्लोज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर वो क्लोज और डिस्क्लोज होंगी तो क्या होगा, क्या रेल उन पर चल पाएगी? तो बिल्कुल नहीं चल पाएगी, रेलगाड़ी उस पर बिल्कुल नहीं चल पाएगी। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 जो लाइन्स होती हैं बिल्कुल स्ट्रेट हों और एक दूसरे से कभी ना मिले, ऐसी लाइन्स को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या आपको ये बात समझ में आ गई अच्छे से? तो ये हमारी एक लाइन और हमारी बचती है जिस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, ये होती है ट्रांसवर्सल लाइन। अब सबसे पहले हम ये बात करेंगे ट्रांसवर्सल लाइन होती क्या है। तो ट्रांसवर्सल लाइन वो होती है जो अभी हमने हमने इससे पहले क्या सीखा, पैरेलल लाइंस, यानी कि पैरेलल लाइंस को कट करने वाली जो लाइंस होती है उसी लाइंस को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। सपोज दैट जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँगा, मैंने यहाँ पे ये एक लाइन ली, फिर मैंने यहाँ पे एक ये वाली लाइन ली, समझ में आ गया? ये कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन है, जो देखते ही हमें पता चल रही है कि वो एक दूसरे से कभी भी मीट नहीं कर सकते। हम इनका कुछ नाम रख लेते हैं, मैंने कहा ये हमारी ए और ये हमारी बी हो गई। देन इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बोला सी और यहाँ पे बोला डी, समझ में आ गया? ये कैसी लाइन्स है? पैरेलल लाइन्स है। और पैरेलल लाइन्स कौन सी होती हैं? पैरेलल लाइन्स होती हैं जो लाइन्स कभी भी एक दूसरे से कभी मिले ना, एंड उनके बीच का जो डिफरेंस रहता है वो हमेशा सेम रहता है, उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और लेकिन हम यहाँ पे अभी क्या सीख रहे हैं, ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। तो ट्रांसवर्सल लाइन होती है कि एक ऐसी लाइन जो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो जैसे मैं यहाँ पे बोलूँगा कि यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करी और इस लाइन का मैंने नाम रख दिया एल। तो एल इज द ट्रांसवर्सल लाइन। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, समझ में आ गया? ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? जो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है उसी को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ये था हमारी
सारी लाइंस के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन। उसके बाद यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है एंगल्स। क्या स्टार्ट होते हैं? एंगल्स स्टार्ट होते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं एंगल्स की तरफ। यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको टॉपिक डालना चाहूँगा। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है किसके बारे में? एंगल्स के बारे में। हमारी लाइंस का जो है, लाइंस ख़त्म हो चुकी हैं, अब हम इसके एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो एंगल्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इस तरीके से हमने दो रेज़ ले ली, यहाँ पे हमने दो रेज़ ले ली। जैसे दो रेज़ ले ली तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, इसका मैंने नाम रख दिया O, इसका मैंने नाम रख दिया A, इसका मैंने नाम रख दिया B। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे कितनी रेज़ है, यहाँ पे कितनी रेज़ है? ये हमारी क्या है? रे है। और यहाँ पे ये क्या हमारी रे है। ठीक है, ये दो रे हुई। जब ये दोनों रे एक दूसरे से ऐसे मिलकर और थोड़ा सा जाती हैं दूर की तरफ, तो इसको हम बोलते हैं, ये जो होता है हमारा, ये होता है हमारा एंगल। क्या होता है? ये हमारा एंगल होता है। और उसके बाद हम बात करेंगे तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इस कॉर्नर को क्या बोलते हैं आपको पता है? इस कॉर्नर को बोलते हैं हम वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। और ये हमारा एंगल हो जाता है। तो यहाँ से हमारे एंगल की शुरुआत होती है। अब मैं यहाँ पे अगर आपको और साथ के साथ मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल्स कैसे कैसे एंगल्स होते हैं? तो टाइप्स ऑफ एंगल। तो टाइप्स ऑफ एंगल क्या होते हैं भाई? तो टाइप्स ऑफ एंगल होते हैं, जैसे सबसे पहला एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल में क्या होता है, हमेशा जो इसमें एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है, 90 से छोटा होता है, 90 से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है। समझ में आ गई क्या आपको ये बात? जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये बनाया, तो इस तरीके से जो बनाया मैंने यहाँ पे, मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना लगभग हो सकता है? तो ये हम बोल सकते हैं कि ये लगभग 50 डिग्री का एंगल है। अब 50 डिग्री का एंगल, ये बताओ क्या 0 डिग्री से बड़ा होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल बड़ा होता है। क्या 90 डिग्री से बड़ा होता है? नहीं, 90 डिग्री से छोटा होता है। तो एक्यूट एंगल वही होता है जो 0 डिग्री से तो बड़ा होता है बट हमेशा 90 डिग्री से छोटा हो, लेस देन द 90 डिग्री। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से क्या है, ये हमारा एक्यूट एंगल है। क्या है? एक्यूट एंगल है, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं न्यून कोण भी बोल सकते हैं। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई? देन इसी के साथ हमारा एक और एंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल तो आप सभी जानते होंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है भाई? राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है भाई, बताओ ज़रा। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा कोई भी एक एंगल जो 90 डिग्री का बना होता है उसी को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, राइट एंगल बोल सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये एंगल ड्रॉ किया, तो यहाँ पे जो बनेगा वो 90 का बनेगा, तो इसको हम बोल सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। इसी तरीके से हमारा क्या होता है, इसी तरीके से हमारा एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है भाई? ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है कि ऐसा एंगल जो हमेशा 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, 90 से तो हमेशा कैसा हो, बड़ा हो, लेकिन हमेशा 180 से कैसा हो, 180 से छोटा हो। 180 से कैसा हो, जो 90 से छोटा हो, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लेना चाहूँगा, जैसे हमने बात करी यहाँ पे इस तरीके से हमने एक एंगल ड्रॉ किया और एंगल ड्रॉ करने के बाद ये हमने इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ किया, तो मैं इसको लगभग मान सकता हूँ ये 120 का एंगल होगा, जो कि 90 डिग्री से तो बड़ा है और 180 से छोटा है। ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से हमेशा बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं, ऐसे एंगल्स को हम ऑब्ट्यूज एंगल्स बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं थोड़े से और एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे क्या 135 है? बिल्कुल है। क्या 125 है? बिल्कुल है। क्या 150 है? बिल्कुल है। क्या 160 है? बिल्कुल। ये सारे के सारे एंगल कैसे हैं? ऑब्ट्यूज एंगल है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा 90 डिग्री से बड़े हैं और 180 डिग्री से छोटे हैं। स्ट्रेट एंगल होता है। क्या होता है? कौन सा होता है भाई?
स्ट्रेट एंगल होता है। अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल बताओ। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी और यहाँ पे हमने इस तरीके से यहाँ पे एक एंगल बना दिया। तो एंगल क्या बना दिया, ये हमने कितने का बना दिया, 180 डिग्री का। यानी कि आपको पता ही होगा कि स्ट्रेट लाइन जो होती है उस पर हमेशा जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 180 डिग्री का ही एंगल बनता है। और ऐसे एंगल्स को ही हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं जो 180 डिग्री के होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो रिफ्लेक्स एंगल होता है हमारा जो हमारा 180 से तो बड़ा हो पर 360 से छोटा हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा 180 से तो क्या हो, बड़ा हो, ठीक है, लेकिन 360 से कैसा हो, छोटा हो, यानी कि स्मॉल हो। ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे इस तरीके से ये बना देता हूँ, तो हम हमेशा एंगल क्या बनाते हैं, इस तरफ को बनाते हैं, बट ये नहीं, ये जो बाहर वाला एंगल होगा, ये देखो एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है, बिल्कुल इस तरीके से होती है। तो स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है, 180 का बनता है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, बट ये क्या ज़्यादा बना हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं ये हमारा 180 डिग्री से बड़ा एंगल है, इसलिए हम इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। क्या आपको बात समझ में आ गई? ये है हमारे कुछ और एंगल्स। एंड इसी तरीके से हम यहाँ पे एक और एंगल की चर्चा करेंगे, यहाँ पे लीनियर पेयर की। किसकी बात करेंगे, लीनियर पेयर की बात करेंगे। ये हमें बहुत काम आता है जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो लीनियर पेयर क्या होता है कि ऐसा एंगल्स, यानी कि किसी भी दो एंगल्स का जो सम होता है वो अगर 180 हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। बट ये किसी एक लाइन पर होना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ किया, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, तो इस तरीके से जो यहाँ से एंगल बनेगा, तो इस एंगल को, ये वाला एंगल जो और ये वाला एंगल, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना है, 180। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर बोलेंगे। देन इसी के साथ और भी एंगल होते हैं भाई। और एंगल क्या होते हैं, यहाँ पे हमारा एक होता है इंटरसेक्टिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ रही है? वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं, मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले समझाया था कि ऐसी लाइंस दो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, उनको हम, उन लाइंस को क्या बोलते हैं, हम उन लाइंस को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइन से ही कुछ एंगल्स बनते हैं जिनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे यहाँ पे मैंने 1 लिया, यहाँ पे मैंने 2 लिया, यहाँ पे मैंने 3 लिया और यहाँ पे मैंने 4 लिया। अब मुझे बताओ वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल वो होते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें, इंटरसेक्ट करें, और उससे बनने वाले जो सामने वाले कोण हैं उनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। सच दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। यहाँ पे 1 और 2 हो गया, मान लो एक पेयर तो 1 और 3 हो गया। दूसरा पेयर बताइए, तो दूसरा पेयर कौन सा होगा, 2 और 4, बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पे दूसरा पेयर कौन सा होगा, 2 और 4। ये हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। आज हम ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम पैरेलल लाइन से बनने वाले जो एंगल्स हैं, काफ़ी सारे एंगल्स हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके बिना यूज़ हुए कोई सा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। इसलिए हम कुल उसको नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और फिर हम उसके बाद क्वेश्चंस पर चलेंगे। फिर आपको किसी भी क्वेश्चन में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।